वीडियो वायरल, विपक्ष ने भाजपा पर घेरा। बता दें, भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा, वायरल वीडियो में कही बात पार्टी का कोई लेना देना नहीं। संदीप सैनी ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों चालकों पर हेलमेट, सीट बेल्ट और सावधानी बरतने की अपील। बीते हफ्ते 100 से ज्यादा चालान और कई लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित। देहरादून पुलिस ने वाहन चालकों पर हमला करने का किया खुलासा। बता दें कि 2 अलग अलग घटनाओं में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 किशोरों को संरक्षण में लिया। रानी पोखरी पुलिस ने ज्वेलर्स की चोरी का किया सफल खुलासा, 1 आरोपी गिरफ्तार, चोर की सोने की अंगूठी बरामद। चमोली के दुआ गांव में महिला की खाई में गिरकर मौत, एसडीआरएफ ने शव किया बरामद, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में सड़क कनेक्टिविटी पर हुआ मंथन, प्रदेश में सड़क नेटवर्क मजबूत करने वाली परियोजनाओं पर चर्चा, सीमांत और दूरस्थ इलाकों पर विशेष फोकस किया गया। राज्य सरकार के प्रस्तावों को केंद्र की हरी झंडी भी मिली है। आपको बता दें, परियोजनाओं से आवागमन होगा आसान, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत, धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। सीएम धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री की अहम बैठक में सड़क कनेक्टिविटी पर हुआ मंथन। प्रदेश में सड़क नेटवर्क मजबूत करने वाली परियोजनाओं पर की गई है चर्चा और साथ ही पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ इलाकों पर विशेष फोकस किया गया। राज्य सरकार के प्रस्तावों को केंद्र की हरी झंडी मिली है, जिससे अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। आइए नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। देहरादून स्थित शासकीय आवास में हुआ मुलाकात। बता दें, कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। सीएम धामी बोले कि भाजपा संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में युवाओं की भूमिका निर्णायक, संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त करने पर जोर। सीएम ने यह भी विश्वास जताया कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को देंगे नई ऊर्जा। बता दें, आज की बड़ी खबर, भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट की। देहरादून और स्थित शासकीय आवास में मुलाकात हुई, पदाधिकारियों को दी गई बधाई। सीएम धामी बोले, भाजपा संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत आधार राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में युवाओं की भूमिका निर्णायक, संगठन को जमीनी स्तर पर और सशक्त करने पर जोर दिया। इसके साथ ही सीएम धामी ने विश्वास जताया कि युवा पदाधिकारी संगठन और प्रदेश को देंगे नई ऊर्जा। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री धामी से की शिष्टाचार भेंट। देहरादून स्थित शासकीय आवास में हुई मुलाकात। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शिष्टाचार भेंट कर बधाई दी और साथ ही सीएम धामी बोले, भाजपा संगठन की वैचारिक शक्ति और मजबूत होगी। इसके साथ ही
राष्ट्र निर्माण और जनहित के कार्यों में युवाओं की भूमिका निर्णायक साबित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए एक आपत्तिजनक बयान ने देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में बिहार की महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर बिहार के विपक्षी दलों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बयान महिलाओं के सम्मान और गरिमा पर सीधा हमला है। इसी को लेकर भाजपा को भी घेरने की कोशिश की जा रही है और कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले से खुद को अलग करते हुए साफ रुख अपनाया। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी महिला, खासकर किसी भी राज्य की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में कही गई बातों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तथ्यों की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं पार्टी का कहना है कि वह महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ऐसे बयानों का किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं करती। फिलहाल यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है और आगे इस पर सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। इसके साथ ही मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। व्यक्ति जिनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और उस व्यक्ति ने कहां पर, किस स्थान पर, किस संदर्भ में बोला, इसकी विस्तार से जानकारी वही देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सोच के व्यक्तियों की, ऐसी मानसिकता के लोगों की कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित रही है और ऐसे व्यक्ति जो भी ऐसी सोच रखते हैं और ऐसी मानसिकता रखने वालों की हम कड़ी निंदा करते हैं। से भारत के संविधान के अनुसार अगर कोई भी किसी प्रकार की गलती करती है, उत्तराखंड सरकार भारत के संविधान के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत बिना भेदभाव के। रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान कई बड़े सड़क हादसे हुए, जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे में 2026 में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग अपनी स्तर से नजर आ रही है। आपको बता दें, परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने जनता से सड़क सुरक्षा को लेकर खास अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क को सुरक्षित रखना और खुद सुरक्षित रहना दोनों की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। सड़क दुर्घटनाओं में करीब 70% मौतें उन लोगों की होती है जो बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं। ऐसे में हेलमेट सिर्फ चालान के लिए हेलमेट सिर्फ चालान के डर से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए पहनना चाहिए। 4 पहिया वाहन चालकों से भी अपील की गई है कि वे 18 साल की उम्र के बाद ही वाहन चलाएं और हमेशा सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं। सीट बेल्ट लगाने से दुर्घटना के समय एयरबैग सही तरीके से काम करते हैं और जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने से बचने के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है। ऐसे में परिवहन विभाग की टीमें लगातार चालान कर रही है। बीते एक हफ्ते में ओवर स्पीडिंग के 100 से ज्यादा चालान किए गए हैं और कई लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग का साफ संदेश है, सावधानी ही सुरक्षा है। हमारे को अपनी, क्योंकि सड़कें जो हैं वो सुरक्षित रखनी है। सड़कें सुरक्षित हम ही लोग रख सकते हैं, जो भी वाहन चालक है या हम गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के चलें, क्योंकि जो सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें जो कैजुअलिटीज होती हैं 70% जो कैजुअलिटी है विदाउट हेलमेट अगर है तब होती है। तो इसमें अगर हम हेलमेट पहनेंगे, सिर्फ चलान के डर से नहीं, हमारे को अपना
सेफ्टी के हिसाब से देखना पड़ेगा, हमारे को हेलमेट पहनना जरूरी है। जो पिलियन गाइडर है वो भी हेलमेट पहने। और व्हीकल अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, एक तो 18 के बाद ही चलाएं, जब आप 18 कंप्लीट कर लेते हैं। और सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट पहनना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब सीट बेल्ट लगी होती है तो गाड़ी का जो एयरबैग सिस्टम होता है एक्सीडेंट के दौरान वो तभी खुलता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो एयरबैग नहीं खुलेगा, तो वो एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, जिसमें कैजुअलिटी बढ़ सकती है। तो सीट बेल्ट लगाना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट लगाएं। ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि गाड़ी पे आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शराब का सेवन करके वाहन ना चलाएं, क्योंकि उस समय आपका जो रिफ्लेक्स सिस्टम होता है उतनी तरीके से काम नहीं करता है, जिससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि आप अपनों को और सभी को एजुकेट करें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त हमारी एनफोर्समेंट टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। ओवर स्पीडिंग पे चालान किए जा रहे हैं। अभी हमारे पिछले एक हफ्ते के अंदर जो 100 से ऊपर की स्पीड के चालान कुछ किए गए हैं, उनके ड्राइवर के लाइसेंस जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जा रहे हैं। और शराब के सेवन में भी पिछले 3 दिनों में 58 केसेस हमारी टीम ने डिटेक्ट किए हैं पूरे संभाग में। तो इस पे कार्रवाई की जा रही है, जिससे हमारी सड़कों को सुरक्षित रखा जा सके और एक्सीडेंट्स में कैजुअलिटी कम। नए साल की शुरुआत में देहरादून पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों पर हुए जानलेवा हमलों का खुलासा किया है। दून पुलिस ने 2 अलग अलग घटनाओं में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 विधावित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, नकली पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। यह घटनाएं रायपुर थाना क्षेत्र और डोवाईवाला कोतवाली क्षेत्र की है। 31 दिसंबर की रात देहरादून थाना रोड के जंगल क्षेत्र में बदमाशों ने वाहन चालकों को रोककर बेसबॉल डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। हमलावरों ने चालकों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में पहली घटना में टीएचडीसी टेहरी से लौट रहे दीपक कुमार और उनके साथियों पर हमला हुआ, जबकि दूसरी घटना में ऋषिकेश निवासी मंजीत सिंह की कार को एयरपोर्ट के पास तोड़ा गया। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 2 जनवरी को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, थाना रायपुर और डोईवाला में 2 केसेस रजिस्टर्ड थे, जिसमें 31 की रात को थानो रोड पर और डोईवाला थाना क्षेत्र में यह सूचना थी कि देर रात्रि एक कार से जो है कुछ लड़के उसमें थे अज्ञात, जिन्होंने गाड़ी रोकने का प्रयास किया और उस पर जब गाड़ी नहीं रोकी उन्होंने तो डंडों से प्रहार किया, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वो वहां से सकुशल निकल गए। सेम तरह की घटना ऐसी सूचना डोईवाला थाना क्षेत्र के इंटीरियर्स में भी प्राप्त हुई थी। तो इसको देखते हुए चूंकि गंभीर प्रकरण था, कुछ लड़कों की बात आ रही थी, कुछ लड़के हैं और जो लाठी डंडा लिए और एक पिस्तौल जैसी चीज भी दिखाने का प्रयास किया रोकने के लिए, तो इस पर तत्कालीन टीम बना दी गई थी। और इसमें अभी जो इसमें हमने पूरे केस का जो इसमें अनावरण किया, उसमें 4 लोग जो है अरेस्ट किए गए। 3 इसमें चूंकि अंडर एज है, विधि विवादित किशोर है, तो उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा। और इन सातों से जब पूछताछ हुई है तो पूछताछ से पता चला कि ये विभिन्न जगहों पर पढ़ते हैं, कुछ लोग काम करते हैं और इनका एक ऐसी बैठे बैठे इनको एक प्लान बना कि जो थाना रोड है या इधर की रोड है जहाँ थोड़ी सुनसान रहता है, तो वहां पर चल के लोगों को रोककर हम चाहेंगे तो कुछ अगर पैसे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो उनको भयक्रांत करने के लिए लाठी डंडे लेके चलते हैं जिससे डर जाए वो। और इसी घटनाक्रम में उन्होंने 2 जगह ये अटेम्प्ट किया था। दोनों जगह ये बड़ी अच्छी बात थी सेफली कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई, बट गाड़ी को एक जगह काफी क्षतिग्रस्त कर दिया था। और इनसे जो है जो गाड़ी है उसके साथी से पूछताछ से पता चला कि ये कैसे अपने टारगेट को ऐसे कर लेते हैं कि डर नहीं पुलिस का या किसी चीज का। तो इनके साथ 2 लड़कों का और नाम पता, जिनके पास एक गाड़ी है कार, वो पहले उस रूट को जाके देख लेते हैं कि कोई पुलिस की विजिबिलिटी है या कोई भीड़ भाड़ और कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। जब को लगता है कोई सुनसान गाड़ी आ रही है तो वो उन्होंने 2 गाड़ियों को टारगेट किया। तो इसमें जो है 4 लोग जो अरेस्ट हुए, सभी लोग की प्रोफाइल जो है देखा जाए तो सब 18-19 साल से लेकर 21 साल तक के बीच के हैं और गाड़ी बरामद कर ली। इनके पास जो पिस्तौल दिखाकर ही डरा रहे थे वो नकली पिस्तौल थी और उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया। बेसबॉल के डंडे वगैरह भी ले जिसके द्वारा ये लेके घूमते थे गाड़ी में, और 31 की रात को निकले थे ये। और रिफ्लेक्टर पिलर और जो खुकरी वगैरह इनसे बरामद हो गई है। तो देखा जाए कि बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते थे या उस दिन भी कोई घटना
बड़ी हो सकती थी। तो खैर वो किसी तरह से इनके गिरफ्तारी के बाद टल गई है। बाकी 2 लोग के जो नाम आए हैं उनकी भी तलाश के लिए टीम लगाई है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गए। मुझे लगता है शीघ्र उनको भी हम अरेस्ट कर लें। अगली खबर रानी पोखरी थाना क्षेत्र से है, जहां रानी पोखरी थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अफ्ताब खान निवासी सिविल लाइन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगूठी भी बरामद कर ली है। इधर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रानी पोखरी थाना क्षेत्र में 21 मई 2025 को एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई थी। घटना के बाद दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लगातार जांच, सुराग जुटाने और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी की साथी मुन्नी बेगम निवासी अलीगढ़ अभी फरार है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही गिरफ्तार आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है चमोली से। चमोली के गौचर क्षेत्र से खबर सामने आई है। दुआ गांव में घास लेने गई एक महिला खाई में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि महिला रोज की तरह जंगल से घास लेने गई थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खाई में गिरी। काफी देर तक घर ना लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद किया गया। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना से गांव में शोक की लहर है और परिजन बुरी तरह दुखी है। प्रशासन ने भी आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से है, जहां कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने विशेष भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी देहरादून के निर्देशानुसार की गई। जानकारी के अनुसार फरार आरोपी सोमेंद्र चौहान पर अन्य थानों पर भी धोखाधड़ी से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। वही लंबे समय से फरार चल रहा था। बता दें, फरार एवं नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लगातार चेकिंग और दबिश अभियान चलाया। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकाश चौहान निवासी गुड्डू प्लांट श्यामपुर ऋषिकेश को श्यामपुर फाटक के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच और छानबीन जारी है। इधर एसएसपी देहरादून ने इस मामले में कहा कि पुलिस ऐसे मामले में लगातार सतर्क है और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने श्रीनगर में बड़ा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को चुंगी से गोला बाजार तक रैली निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच की मांग की और आरोप लगाया कि सरकार हत्याकांड में शामिल वीआईपी को बचा रही है। ऐसे में गणेश गोदियाल ने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने वीआईपी का नाम उजागर किया, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने चिताया कि यदि भाजपा सरकार दोषियों के खिलाफ कदम नहीं उठाती तो कांग्रेस इस अन्याय को जन तक पहुंचाएगी।
इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, नगर अध्यक्ष सूरज, सेवानिवृत्त आईएएस सुंदरलाल, पीसीसी सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इधर कांग्रेस ने साफ किया कि वह अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय दिलाने के लिए लगातार आंदोलन करती रहेगी। चुनाव लड़ने के लिए हम आएंगे, इस मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज को हम अपनी आवाज दें, उस आवाज को और बुलंद करें। ये जो ताजा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथा कथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में उनका होना चाहिए, तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी था। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये इसमें राजनीति कर रहे, जाति की राजनीति कर रहे, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति की हितैषी रही है और हमेशा महिलाओं की तरफ से रही है, नौजवानों की तरफ से रही है। उन्होंने हमेशा निरंतर कांग्रेस के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, नौजवानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। और आज जो गणेश गोदाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे गोला बाजार पार्क में हजारों की संख्या में हम लोग एकत्र हुए हैं, एक जन सैलाब था। और निश्चित तौर पर गणेश गोदाल जी का आह्वान है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो जघन्य अपराध किया गया है, उसको उजागर भी किया गया है किसी महिला नेत्री के द्वारा, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी जो सड़कों पर है। और निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि अंकिता जो हमारी पहाड़ की बेटी है, हमारी नौजवान लड़की पहाड़ की है और उसको न्याय मिलना चाहिए। है अगर प्रदेश में विकास की बयार बहती तो निश्चित रूप से ये लोग सुर्खियां पीटते कि जो हम लोगों ने विकास किया है, लेकिन आज प्रदेश में हो क्या रहा है, बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और महिला सुरक्षा की जहां तक बात आती है, जिसमें आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में उबाल आ रखा है। अंकिता भंडारी जो हमारे पहाड़ की बेटी है, उसको उसके हत्याकांड में जो तथ्य निकल कर अब सामने आए हैं, उसके सीधे सीधे जो कनेक्शन माने जा रहे हैं वो भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। और पूर्व में भी जनता को पता चल चुका था, लेकिन इन लोगों ने सारे कृत्य छुपाए और बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस केस को ये अंतिम रूप देना चाह रहे थे। और इन्होंने जो है पुलकित आर्य और उनके 2 सहयोगियों को जो है उम्र कैद की सजा दी और ये सारा केस दबाने का प्रयास कर दिया था। लेकिन अचानक तभी इनकी जो कुशल नेत्री है उसके द्वारा जो बयान आए और उसने एक भूचाल ला दिया उत्तराखंड की राजनीति में कि इस सारे केस में जो वीआईपी की संज्ञा है वो किसी और की नहीं, इस प्रदेश के जो भाजपा के पूर्व प्रभारी रहे हैं दुष्यंत गौतम, उनका नाम उभर कर आया वीआईपी के रूप में। तो कहीं ना कहीं आप बताइए कि महिला अपराध में आज राज्य पहले नंबर पर है, जहां इस राज्य को रोजगार देने में पहले नंबर पर होना चाहिए था, भ्रष्टाचार मिटाने में पहले नंबर पर होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आज महिला अपराध को खत्म करने में ये सरकार विफल रही है। तो हमारी ये मांग है कि अंकिता भंडारी के जो कातिल हैं उनको तो फांसी की सजा हो ही हो। मैं तो आप जानते ही हैं कि 2022 में जब अंकिता भंडारी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ था, उस समय भी हमने ये लड़ाई लड़ी। और आप जानते हैं कि जब अंकिता भंडारी की जो डेड बॉडी है वो मोर्चरी में थी, उस समय हम लोगों ने दिन भर वो वहां पर आंदोलन किया और उसके बाद लड़ाई लड़ी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार पर हमारा किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। और ये सरकार जो है, मैं समझता हूं कि न तो ये कहीं जो है हम मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार जो है सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि इसमें जो है प्रधानमंत्री जी के अगल बगल जो खड़े होने वाले लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग की। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसलों की सुरक्षा के लिए बजट की मांग की है। PMRKVY और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए हैं। फसलों की घेर बाढ़ के लिए 200 करोड़ वार्षिक बजट का प्रस्ताव रखा है। बता दें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री ने जल्द धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया। नमामि गंगे अभियान और PMRKVY की शेष राशि जारी करने का भी अनुरोध किया है। इस पहल से राज्य में कृषि सुरक्षा और फसलों की रक्षा मजबूत होगी। बता दें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल सुरक्षा बजट की मांग की है। फसलों की घेरबाड़ के लिए 200 करोड़ वार्षिक प्रस्ताव रखा है। फसलों की घेरबाड़ में 200 करोड़ की बजट रखा गया है। केंद्र ने 90 करोड़ देने पर जताई सहमति। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि राज्य में कृषि सुरक्षा मजबूत होगी। इस पहल से राज्य में कृषि सुरक्षा और फसलों की रक्षा मजबूत होने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही गणेश जोशी ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें 200 करोड़ का वार्षिक प्रस्ताव रखा गया। फसलों की घेरबाड़ के लिए केंद्र ने अब तक 90 करोड़ देने पर सहमति जताई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अहम प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया आश्वासन। 90 करोड़ रुपए देने की गई सहमति। कहा राज्य में कृषि सुरक्षा और मजबूत होगी। बता दें कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल सुरक्षा बजट को लेकर मांग की है केंद्र से। लगभग 200 करोड़ का वार्षिक प्रस्ताव फसलों की घेरबाड़ के लिए रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने 90 करोड़ देने की सहमति जताई है। और साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह आश्वासन दिया है कि कृषि चलिए खबरों में ले चलते हैं आगे और पहले ये सुनते हैं कि देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं। एक बार नजर डालिए।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।